नमस्कार, स्वागत है आपका मामा जी लाइव में। मैं हूं गोपाल और आज हम कार्यक्रम लेके आए हैं एक मुलाकात। और आज की जो मुलाकात है वो एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी से है जिसने जीवन की समस्याओं को हराने में इस तरह से अपने जीवन को चलाया कि आप कह सकते हैं कि समस्याएं कुछ भी हों हम उसे आसानी से हरा सकते हैं। और समस्या भी छोटी बड़ी नहीं है, समस्या ऐसी है कि जिसमें जिंदगी चलती चलती पटरी से एकदम से रुक जाए और उसे फिर से चलाना, ये कोई आसान काम नहीं है। आज की युवा पीढ़ी, आज के लोग आसानी से घबरा जाते हैं, गलत कदम उठाते हैं। तो हमारे आज के वीडियो का मकसद है कि इंस्पिरेशन देना, ये बताना कि कैसे आप लाइफ में आगे बढ़ें, किस तरह से मुसीबतों का सामना करें और किस तरह से आप अपनी मुसीबतों को दूसरों के लिए प्रेरणादायक बना के आगे बढ़ें। मेरे साथ हैं इस वक्त जोधपुर फलोदी से, फलोदी जयते से संपादक और जयते प्रिंटर के मालिक प्रवीण जी व्यास। आइए इनसे जानते हैं कैसे इन्होंने अपनी इस समस्या को सुलझा। प्रवीण जी, स्वागत मामा जी लाइव। नमस्कार। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि वो दिन, जिस दिन ये घटना घटी जिसके बाद जीवन परिवर्तन हुआ, उससे पहले का मुझे थोड़ा बताएं। कैसे लाइफ चल रही थी, क्या आपके जीवन में चल रहा था, फिर उस घटना पे आएंगे और फिर घटना को कैसे ओवरकम किया उस पे आते हैं। तो सबसे पहले बताएं क्या चल रहा था पहले। उसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। पढ़ाई कंप्लीट क्या कि छोड़ दी मैंने जी। पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था तो फर्स्ट ईयर कॉलेज में गया और उसके बाद पता चल गया कि मैं पढ़ाई के जरिए तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। अच्छा। तो कुछ ना कुछ तो करना है, तो बिजनेस करना है। जी। चलो, जिसके पास पढ़ाई नहीं है वो बिजनेस करेगा। जी जी। तो निकल गया बिजनेस के हिसाब से। तो पहले साल भर मैंने श्रीनाथ ट्रेवल्स जोधपुर में अच्छी मानी हुई ट्रैवलिंग एजेंसी है, वहाँ पे साल भर काम किया। जी। इसका पूरा अच्छे से उसके बारे में समझा, सीखा और फिर बाद में मैंने प्रवीण ट्रेवल्स के नाम से अपनी ट्रैवलिंग एजेंसी लगा दी। जी। ट्रैवलिंग एजेंसी ने साल डेढ़ 2 साल के अंदर बहुत अच्छा पिकअप लिया। अच्छी मेरे रूट्स है, मोनोपोली रूट्स है, चलने लगे, नाम हो गया कि हाँ ठीक है। और मुझे भी लगने लगा कि हाँ ये बिज़नेस अपने लायक है और अपना अच्छे से निकल पड़ेंगे। मेरे ख्याल से जून नहीं, सितंबर 19 सितंबर 1991 में लगाई थी, 1991 में जी। और अच्छा मेहनत खूब और काम भी उसका प्रतिफल भी अच्छा मिला। 93 अक्टूबर में 9 अक्टूबर 93 को मेरा एक्सीडेंट हो गया। अच्छा। मैं अपनी गाड़ी के अंदर ही आ रहा था सिरोही से जोधपुर की तरफ, लेटा हुआ था इंजन के ऊपर और एक्सीडेंट हुआ। उसके होते ही स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कंप्रेस हो गई और मेरा जो नीचे का शरीर पूरा है पैरालाइज हो गया। वहाँ से सीधा ऊपर से नीचे पहुँच, अर्श से फर्श तक। प्रवीण जी, यहाँ पे मैं आपको रोकता हूँ। अर्श से फर्श की बात आपने कही, यहाँ पे रोकता हूँ। आपने कहा जैसे प्रवीण ट्रेवल्स आपने स्टार्ट किया, लाइफ जैसा हम चाहते हैं वैसा चल रही थी, जो आप चाह रहे थे वो आपको मिल रहा था, एक सपना पूरा होता दिख रहा था, एक सक्सेस भी मिल रही थी। अर्श से फर्श आपने उसको महसूस किया है, वो क्षण क्या था? यूँ तो मुझसे घर वालों की उम्मीदें तो होती है जी। घर की बहुत उम्मीदें थी, पिताजी को भी थी। घर के अंदर करीब करीब जितने भी परिवार है वो सारा नौकरी पेशा है। मैं एक पहला आदमी था जो बिजनेस लाइन में गया था, एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल के अंदर लेटा हुआ था। मुझे उस दिन वो आज भी याद है कि पिताजी और माताजी जब आए अंदर, तो जो पिताजी को उस दिन से पहले जो मैं उनके चेहरे पे घमंड देखता था या गर्व महसूस जो उनको होता था, वो उसकी लकीरें सीधी जो चेहरे पे उनके दिखाई देती थी, उससे मैं बड़ा खुश था। मगर उस दिन वो उदास था। मगर उनसे एक चीज़ सीखी थी मैंने जी। बचपन में कि कोई एक शायरी थी अल्लामा इकबाल की शायरी, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। जी जी। वो आती थी, मैं सुना देता था। घर में होता ना, बच्चे लोगों से पूछते कि कोई स्टोरी सुनाओ या कोई कहानी या कोई गाना सुनाओ, तो मैं भी सुना देता था। मेरे को वो शायरी बड़ी पसंद थी, उसके शब्द अट्रैक्ट करते थे, बाकी अर्थ का मालूम नहीं था मुझे कुछ। जी जी। तो एक दिन मैंने ऐसी सुनाई तो पापा ने मुझे पूछा कि इसका अर्थ मालूम है। 7वीं 8वीं में पढ़ता हूँ, 7th 8th में। तो उन्होंने मुझे समझाया अर्थ कि ये इसका अर्थ है। वो दिन से वो मेरा मूल मंत्र रहा है। और मुझे याद है एक्सीडेंट वाले दिन, जिस दिन मैं लेटा हुआ था राठी हॉस्पिटल के अंदर एक कॉटेज था, उसके अंदर मैं लेटा हुआ था और वो मुझे वापस याद आया कि अब मैं क्या करूँगा। तो मुझे वो 2 लाइनें याद आई और अभी आज भी याद है मुझे। मैंने उसको
मन के अंदर नहीं बल्कि शब्दों से बड़बड़ाया था उसको, जोर से बोला था ताकि मैं इसको मजबूत आगे कर लूँ। अब मुझे ही ज़रूरत है इस चीज़ की। अब जरूर है। ये तो एक आम, अब तक तो क्या था कि सबके लिए है ये, तो ठीक है, अच्छी बात है। और आज के बाद मुझे ये जरूरत थी कि अब तो मुझे ही ज़रूरत पड़ गई है इसकी, आगे से पड़ेगी पड़ेगी। उस दिन ये मंत्र मैंने वापस दोहराया था और वो मंत्र दोहराने के बाद से आज तक में मैंने कभी, मुझे याद नहीं है कि मैंने कोई 5-7 सेकंड के लिए भी अफसोस जताया हो कि मुझे ये हो गया। कुछ परवरिश का भी कारण होता है। पिताजी एयरफोर्स में थे तो वो अनुशासन और वो लड़ाई का जज्बा जो है वो उन्होंने भी लड़ाइयाँ लड़ी, 3 लड़ाइयाँ लड़ी, तो वो कुछ अपने अंदर भी होता है, खून में भी था, और कुछ उस मंत्र ने मेरा, और वो आज तक भी है। मंत्र आज तक भी है। ये मेरा मूल मंत्र है। मैं राम की स्तुति या मंत्र जाप वगैरह में तो कम विश्वास रखता हूँ। हालांकि मैं पूरा आस्तिक हूँ, एकदम आस्तिक हूँ, मगर मैं कर्म को ज़्यादा तो वो मंत्र मेरे आज तक चलता रहा और वही मैंने जो सोचा और उसके बाद से लग गया था कुछ ना कुछ तो करना। अच्छा है कि कहीं किसी जगह पे पहुँचा हूँ, भगवान ने कोई जगह दी है मुझे, तो इसका सदुपयोग मुझे करना ही करना है। ये इनकी मैं कहता हूँ ग्रेटनेस है कि उस दौर को इन्होंने आसान शब्दों में बता दिया। प्रवीण जी, वहां से हम आगे बढ़ते हैं। वो घटना घट गई, आप हॉस्पिटल में थे, धीरे धीरे ओवरकम करना शुरू किया। पहला दिमाग में क्या थॉट आ रहा था कि मुझे अब क्या करना है, किस तरह से करना है, ऐसा कुछ था? या कोई ऐसा मोटिवेशनल बंदा जो दोस्त हो या कोई हो जिसने कहा कि यार ये शुरू कर, इससे कुछ ओवरकम होने को मदद मिले प्रॉब्लम में? 1.5-2 साल तक तो यही चला कि मैं जूझता रहा। कभी ये बीमारी ठीक हुई तो वो नई बीमारी आ गई कि आज मैं जाता जाता बच गया। कि एक बार ऑपरेशन हुआ पीछे फ्रैक्चर का, तो उसमें मैं टोटली ऑफ फॉर 15 to 20 सेकेंड्स, 15 से 20 सेकंड के लिए मैं टोटली ऑफ। और वो मैंने रियलाइज़ किया, मौत मैंने रियलाइज़ की जी। वो रियलाइज़ करने के बाद जब मैं वापस तैयार होके आया तो फिर बाद में दिमाग में अब क्या होगा, मैं तो वहाँ से भी वापस आ गया, वो ऊपर वाला वहाँ पे भी मुझे नहीं पसंद कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो है उसका दिया हुआ, कुछ ना कुछ तो करना ही है। उसके बाद से मैंने इलाज के चक्कर सारे छोड़ दिए थे। सही बताऊँ तो नहीं था दिमाग में कि यार मैं ठीक कब होऊंगा या ठीक होना चाहिए मुझे या क्या है गड़बड़, नहीं यार इसी जगह से कुछ ना कुछ होगा पक्का होगा। अपन को करना है, वही ढूंढता रहता था क्या करूँ क्या ना करूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, इसी में लगा रहा। उसके बाद भी थोड़ा बहुत इलाज चले मेरे, पर उसके बाद से एक दिमाग में बैठ गया था। उसके बाद मैं जोधपुर आया। जोधपुर फिजियोथेरेपिस्ट थे मेरे, डॉक्टर जैमिन थे, जैमिनी थे। उन्होंने मुझे वो मेरे से बहुत खुश रहते थे, तो उन्होंने मेरे पास एक आदमी को, एक लड़के को भेजा जो उसका नाम अभिनव या अनुभव है, जो अभी जोधपुर हाउसिंग बोर्ड में भी ट्यूशन्स पढ़ाते हैं। उन्होंने शायद आज RAS क्लियर किया और इसी कंडीशन में मोटिवेशन के लिए मुझे उन्होंने उसको मेरे पास भेजा। और वो आदमी आया और उसने मुझे अपने बारे में जब बताया, तो वो 12th में था तब उसका एक्सीडेंट हो गया और ये सारा हुआ। उसके बाद उसने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की और स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद में कैसे उसने RAS फाइट किया, पास हुआ। उसके बाद उसको नौकरी नहीं मिली क्योंकि वो हैंडीकैप था। वो बहुत लड़ा के उसने नौकरी हासिल की और वो सक्सेस हुआ। तो मुझे बड़ा वो हुआ यार, ये तो मतलब एक इतनी कम उम्र में हो गया। मैं तो पूरी शादी हो चुकी थी, मेरे बच्चा भी था और मैं तो फिर भी ठीक हूँ। तो उसको देख के और मोटिवेट हुआ मैं, कुछ ना कुछ करना ही है। तो ये कुछ खराबी आई तो कुछ अच्छी भी आई। कुछ मोटिवेट होने के लिए कई ऐसे क्षण मुझे मिले जिससे मुझे ये लगा कि नहीं यार कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। फिर ढूंढते रहे काम, कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। जब इलाज सारे कंप्लीट हो गए तो दिमाग में आया कि क्या कंप्यूटर लिया जाए, शायद इसमें कह रहे हैं ये इसी का ज़माना है, तो वो लिया। तो उसको बैठे बैठे लेटे सीखा और करीब 80-90% तो मैंने खुद नहीं अपने अनुभव से धीरे धीरे सीखते रहे जी। और सीखते रहे तो काम भी आया, छोटा मोटा काम आया तो गाड़ी चल पड़ी। तो जो आया करने के लायक, अपने लायक जो था, वो आज मुझे यही है कि आप चलते रहो, रुकना नहीं है। जहाँ रुक गए तो खत्म हो गए, फिर बाद में वो चलती का नाम गाड़ी। सांप सीढ़ी वाला नियम है, चलना परेशान। चलना। प्रवीण जी, इलाज की बात चली, आपका
स्पाइनल में प्रॉब्लम हुई, उसका इलाज हुआ, जो प्रोसेस है हमारे इंडिया के मेडिकल सिस्टम का, जिसमें डॉक्टर्स डायरेक्टली पेशेंट को उसकी डिजीज के बारे में या उसके फ्यूचर को इस तरह से बताते हैं दोस्तों कि उसको आपको एक तरह से वो डिमोरलाइज करना लगभग हो जाता है। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, क्या आप उसमें कमी मानते हैं, क्या सुधार मानते हैं? मैं वार्ड में भी कुछ टाइम के लिए एडमिट रहा, तो वार्ड के अंदर रात को यही देखने को मिलता था कि लोग चद्दर ओढ़ के और अंदर रो रहे हैं। रात को जब आँख खुलती थी मेरी कभी, तो मैं देखता था यार वहाँ से रोने की आवाज़ आ रही है, वहाँ से आ रही है। छोटा सा ब्रदर मेरे पास होता था, वाइफ होती थी, तो मैं उनको कहता था वहाँ से रोने की आवाज़ आ रही है। मुझे बड़ा वो लगता था यार रो क्यों रहे हैं, परिवार है, सबको जानने लग गया था कि वार्ड है तो सब आपस में अपना शेयर करते ही हैं तकलीफ। तो मुझे बड़ा, तो मैं सोचता था यार ये आते सीधा बता दिया, मैं भी बताया था। जब हमें पहली बार बताया मम्मी मदर को, फादर को, तो उन्होंने तो 2 दिन खाना भी नहीं खाया था, यार अब क्या होगा। तो आदमी एक झटके में आप वो ऐसी खबर सुना दो कि यार ये तो लाइफ ही चली गई, तो एक तो झटका लगता ही लगता है। ठीक है, मुझे थोड़ा कम लगा तो मुझे भी होगा। तो मेरा ये सोचना था कि क्यों ना अगर एक न्यूरो सर्जन या न्यूरो फिजिशियन जब ये रिपोर्ट देखता है, उसे पता चलता है कि ये ठीक नहीं हो सकता, अब इसको अपने या तो व्हील चेयर के ऊपर या ट्राईसाइकिल के ऊपर ही ज़िंदगी बितानी है, तो उसे क्यों ना साइकेट्रिस्ट को या कोई साइकोलॉजिस्ट के थ्रू उससे बात करवाई जाए, उसकी काउंसलिंग हो हफ्ते में 1 बार कम से कम, ताकि वो मोटिवेट भी होता रहे। मैंने कई कोशिश की। हम लोग, मैं जब वार्ड में था तो एक न्यू ईयर आया था, एक बार तो हम लोगों ने वहाँ न्यू ईयर मनाया था। अपने वो दूध गर्म करने वाले जूसर से जूस निकाल के उसका दाल का बनाना, और ये कई लोग हम करते थे, साथ में बैठ के खाना खाते थे। तो काफ़ी अच्छी वाइफ चालू हो गई थी उस वार्ड के अंदर, और डॉक्टर भी खुश होते थे कि यार ये लोग मस्त हैं, तुम लोग मस्त हैं। तो मैंने कहा क्या एंजॉय तो करें हम भी, सही बात है। अगर दिवाली है तो दिवाली हम यहीं पे एंजॉय कर लेंगे। तो वो मोटिवेशन जो है वो, या आपका जो डिप्रेशन है उसको ख़त्म एक साइकोलॉजिस्ट कर सकता है। तो इसमें ये एक ऐड होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, मेरा ये मानना। आज कोई हो जाता है किसी के पास, तो लोग मेरे को सुनने में आता है कि मेरा नाम लेते हैं कि यार वो प्रवीण को देख, वो चल रहा है, तो वो एक्चुअल में उसको मोटिवेट ही कर रहे हैं। मोटिवेट करें। तो इस जगह पे क्यों ना एक साइकोलॉजिस्ट हो जो उसकी हफ्ते में कम से कम 1 बार क्लास, तो उसकी काउंसलिंग हो, ताकि वो उस दिमाग से जो चीज़ जब तक नहीं निकलेगी तब तक वो कर नहीं पाएगा कुछ। कई लोग ऐसे भी हैं जो ठीक हो सकते थे मगर वो नहीं हो पाए, डिप्रेशन, मैं जानता हूँ पर्सनली, वो डिप्रेशन के कारण। तो ये बदलाव तो होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। जैसा कि प्रवीण जी ने कहा कि इसमें थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए कि डायरेक्टली आप अगर किसी को, नॉर्मली होता है अगर हमारे समाज में, परिवार में, आसपास में कोई बुरी खबर आती है तो हम डायरेक्टली उस खबर को नहीं देते, उसको थोड़ा सा घुमा के देते ताकि वो एकदम से उसको झटके को ना झेल पाए और इजीली उससे ओवरकम हो पाए। प्रवीण जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि काउंसलिंग होनी चाहिए और साइकेट्रिस्ट को भी उसको दिखाना चाहिए, अच्छी बात है। प्रवीण जी, अब थोड़ा सा माहौल को हल्का करते हैं। धीरे धीरे आप कंप्यूटर पे सीखे, कंप्यूटर आपने अपना धीरे धीरे सीखा, आगे बढ़े, न्यूज़पेपर फॉलो दी जयते के नाम से, फिर जयते प्रिंटर्स, आज आपके पास काम भी है, लाइफ एक तरह से ट्रैक पर है। सवाल ये है कि जिस इस तरह से लाइफ हो जाती है, एक तरह से जब पहले हम खुद पे डिपेंड होते हैं, फिर फैमिली पे, ऐसे में फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फैमिली का मॉरल सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट, फ्रेंड का सपोर्ट, वो कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, फैमिली, हर एक की फैमिली, किसी की फैमिली ऐसी नहीं है, किसी के मदर फादर ऐसे नहीं है जो सपोर्ट ना करें, मगर उसके लिए पहला हाथ तो मुझे बढ़ाना पड़ेगा। एग्जैक्टली, है ना। तो जो बीमार है उसे पहले शांत होना पड़ेगा, उसे अपने भावनाओं को समझना पड़ेगा, उसे अपनी स्थिति को समझना पड़ेगा। वो ही एक ऐसा आदमी है कि अगर वो आगे बढ़े, एक कदम भी बढ़ाए किसी काम के लिए, तो परिवार वाले 4 कदम उसका साथ देने के लिए तैयार हैं। एग्जैक्टली। है ना। पर हम कई बार कहते हैं यार, मैं भी कहता हूँ कि मेरे परिवार का सपोर्ट रहा इसलिए मैं आज यहाँ पे हूँ। नेचुरली है, पक्का है, कोई इसमें कोई दो राय नहीं। मेरी पत्नी जो है, मुझे आज तक याद नहीं है कि मुझे रात को तकलीफ़ होती थी तो मैं एक आवाज़ नहीं, मैंने एक आवाज़ से दूसरी आवाज़ नहीं लगाई होगी उसको, और उठ के बैठ जाती थी कि क्या चाहिए आपको।
मेरे को योग करना है या पानी पीना है या कुछ भी मुझे करवट भी बदलनी है तो वो तैयार आज तक भी मेरा ब्रदर है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि रामचंद्र जी के जो भगवान रामचंद्र का भाई था भरत, वो भी अगर नीचे आ जाए तो मैं उसको भी डिफीट कर सकता है। वो है। पर कहीं ना कहीं ये तो मान के चलना पड़ेगा कि मैंने अपनी सोच को, मैंने उस समय अपनी तकलीफ़ों को समझते हुए उनसे रिएक्ट किया, उनको मैंने बताया। मुझे तो बताना पड़ा कि मैं कुछ कर सकता हूँ। ये तो मैं बताऊंगा तो वो मेरे साथ होंगे, नहीं तो कौन होगा। और आज की तारीख है, मेरे परिवार क्या, मेरे रिश्तेदार क्या, आप क्या, हर कोई मेरे लिए मेरे साथ है, क्योंकि मैं करना चाह रहा हूँ। चाह है तो फिर राह है ही है। और घर वालों की तो मैं उनका साथ तो मिलेगा ही मिलेगा। तो हम कई बार सोचते हैं यार इनका परिवार सही नहीं है या परिवार ने साथ नहीं दी, ये गलत बात है। आपको खुद को ही मोल्ड होना पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम है आप कहाँ पहुँचे हो, आप क्या कर सकते हो, है ना। तो पहले आपको करना पड़ेगा। आप अगर नहीं हो पा रहे तो ठीक है, परिवार वालों को या पहले किसी न किसी साइकेट्रिस्ट से काउंसलिंग की जाए तो मेरे ख्याल से फ़ायदा कुछ मिल भी सकता है। परंतु करना तो आपको खुद ये तो हम कहते ही है ना कि अपने मारवाड़ी में कहावत भी है ना कि आप मरिए स्वर्ग मिलेगा तो मिलेगा, वो तो मरना तो खुद को पड़ेगा अगर स्वर्ग चाहिए तो। अच्छी बात। तो उनका स्वर्ग अगर चाहिए आपको परिवार का, खुद को तो मरना। मेरा प्रश्न अब युवा पीढ़ी के लिए, जो आजकल मैं देख रहा हूँ और आप भी देख रहे हैं कि किस तरह से छोटी से छोटी समस्या में भी कुछ लोग बड़ा घातक कदम उठा लेते हैं या कुछ ऐसा कदम उठाते हैं जो कि उनको नहीं उठाना चाहिए। तो आज की युवा पीढ़ी को कोई एक इंस्पिरेशन, ऐसा कोई मैसेज आप देना चाहें? तो देखिए, मेरी तो इंस्पिरेशन वो 2 लाइनें ही है कि खुद ही को कर बुलंद इतना जी। एक्चुअल में तो यही है। बाकी किसी भी घटना के पीछे, किसी भी परेशानी के पीछे कुछ ना कुछ अच्छा जरूर छपा हुआ है। आप रुके ना, जिस दिन आप रुक गए या मुँह मोड़ लिया, जैसे आप जा रहे हैं आप उससे मुँह मोड़ लिया तो वो आपको नहीं मिलेगा। प्रकृति का अपना नियम है, वो आपको हर एक को बराबर देती है, किसी में कम ज़्यादा नहीं करती। अगर मैं सोचूं तो मैं वहाँ पहुँच गया या मेरे पड़ोसी वाला तो वहाँ पहुँचा ही नहीं, तो मौके उसको भी मिले, मौके सबको मिलते हैं, मगर हम लोग उसको पहचान नहीं पाते या हम लोग हार मान जाते हैं। हार मानना मेरे ख्याल से आप अपने ही किसी अच्छे बात से आपको चलते रहो, बस मेरा ये काम है, चलते रहो यार, काम तो चलता ही रहना। सुबह से उठ गए और उसके बाद सीधा अपने काम पे लग गए। कठिनाई कितनी भी आएगी तो देखो, दुख के पीछे ही सुख आता है, ये तो मान के चलो। दुख के पीछे सुख। हाँ, और सुख के पीछे दुख आता है। जब ज़्यादा सुख हो तो पीछे कोई ना कोई तो दुख है। मैंने अपनी स्टोरी के अंदर भी कहानी लिखी है। आपने अपनी कहानी में बताया है कि ये दोनों पहलू हैं और दोनों का बराबर मोल है, दोनों बराबर रूप में मिलते हैं। अगर ज्यादा सुख मिल गया तो दुख पीछे तैयार है। तो अच्छा, दुख है तो और खुश होना चाहिए। हाँ? दुख में तो और खुशी है यार, आगे सुख है। और जितना बड़ा दुख है मजे की बात है यार, आगे तो और अच्छा तो सुख आना ही वाला है। आएगा ही आएगा, देगा वो तो उसका नियम है। और ये आप कहीं पे भी जाके देख लो, मैंने तो मेरी लाइफ में कितनी बार देखा है। मेरी तो हर बार लाइफ में कहीं ना कहीं रुकावट आती गई, पर आगे सुख भी उतना ही उतना आता है। तो ठीक है, आया तो अच्छा है। आया तो अच्छा है। प्रवीण जी, आप मुसीबत हो, बुरा समय हो, उससे हम जब निकलते हैं, उसके बाद हमें जब सपोर्ट समाज का, सोसाइटीज का मिलता है, कहीं पर हमें पुरस्कृत किया जाता है, हमारी काम को पुरस्कृत किया जाता है। मैं आपके पीछे देख रहा हूँ, अगर मैं पीछे देख रहा हूँ तो आपको दिखाऊंगा दोस्तों कैमरे में, ए.आर. रहमान साहब से प्राइज मिला, आपको सपोर्ट मिला। वो क्षण मुझे बता, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपने सब कुछ किया लेकिन वो जो रिकॉग्निशन मिला है, वो रियल, ये रिकॉग्निशन लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह से वो क्षण क्या था, वो मुझे थोड़ा बताएं जरूर। वो तो क्षण शायद मेरे लिए मेरी लाइफ का सबसे बड़ा क्षण भी था और सबसे बड़ा दुख का भी क्षण था। दुख का क्यों था? दुख का इसलिए कि सामने मैं ऐसे समय में, ये ऐसे जब समय आता है तो उसके सामने माता पिता दोनों को देखना चाहिए। हाँ, एग्जैक्टली ना, तो वो नहीं थे उसमें। ओके, आपकी सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए वो नहीं थे। उनको पता था, पिताजी को पता था कि यार ये कुछ ना कुछ कर सकता है,
क्योंकि स्पोर्ट्स में भी चला, मैं नेशनल ये स्टेट लेवल में सेलेक्ट होकर बास्केटबॉल में गया, टेबल टेनिस में मैंने बहुत अच्छा किया। पर उनको पता तो था ये जिस भी फील्ड में जाए कुछ ना कुछ यूनिक करेगा, क्योंकि ये लड़का यूनिक है, उनको लगता था, मदर को भी लगता था। तो वो जब समय आया तब वो थे नहीं एग्जैक्टली। पर ऊपर बहुत अच्छा था कि मैंने जिन्होंने मेरे पूरे परिवार ने मेरा साथ दिया उनको मैं कुछ दे पाया, है ना। तो उनको भी बड़ी खुशी हुई कि हमने जो उनके लिए किया उसका फल ये पूरे परिवार के लिए था, ये पूरे परिवार के लिए था। पर वो थोड़ा सा दुख जरूर हुआ क्योंकि जो गए मदर फादर वो भी समय पे नहीं गए, असमय ही चले गए। तो वो थोड़ा सा पल मेरे को आज भी याद आता, तो दुख होता, खुशी भी होती है, दोनों है, अच्छा है। बहुत कम लोगों की लाइफ में वो पल आता है कि जब आपको इतनी बड़ी पर्सनैलिटी से अवार्ड मिलना, आपके काम को रिकग्निशन मिलना और साथ ही साथ और मोटिवेशन मिलना, लेकिन उस वक्त आप जिनको अपने साथ देखना चाहते थे वो नहीं थे। तो वो एक ऊपर वाले की कह सकते हैं कि उसका था कि वजह से वो नहीं थे, लेकिन उनका आशीर्वाद आज भी आपके साथ है, हमेशा रहेगा, ये हम मानते हैं। मैंने पिताजी ने तो मुझे देखा ही नहीं काम करते हुए, मैं कुछ भी नहीं कर रहा था उस समय। उनके आखिरी शब्द यही थे, यार तुम मुझसे आगे दौड़ेगा। तो वो आखिरी शब्द थे मेरा उनसे, वो जाते हुए उन्होंने कहा तू चिंता मत कर, मेरे से आगे दौड़ेगा। तब थोड़ी मालूम था कि ये आशीर्वाद वहाँ तक पहुँचेगा और वो मुझे दौड़ाएंगे क्या उड़ाएंगे। आज तो पंख दे दिए उन्होंने, पंख दे दिए। हाँ, तो उन्होंने तो देखा ही नहीं मुझे बिल्कुल भी, मैं चाहता था वो देखें। मदर ने थोड़ा बहुत देखा तो मैं काम करना चालू किया। तो मैं कहता था उनको कि मम्मी अब आपके पेंशन की ज़रूरत नहीं है, मैं महीने डेढ़ महीने में अब आप फ्री हो ये हो। तो मम्मी को बड़ा खुशी होती थी और मैं चाहता था, उस समय मुझे एक रास्ता मिल गया था। तो मेरी इच्छा यही थी कि अब मैं कुछ करके वापस वो की वो स्थिति में ले आऊँगा, क्योंकि मैंने गलतियाँ भी बहुत की। मैं एक बार 10वीं में फेल हुआ तो मैं घर से दौड़ के निहाल आ गया था। तो वो जो दुख दिया था वो एक दिमाग के अंदर आत्मग्लानि वो हमेशा रही। तो उस समय जब मैं काम करना स्टार्ट किया, मैंने पहले तो ट्रैवलिंग एजेंसी के टाइम तो मैं सोचता था मैं सारे मैं जितना दे सकता हूँ वो देना है मुझे, एक दिमाग में वही था। इसलिए मैं 2 साल में मैंने बहुत अच्छी प्रोग्रेस की। तो लोग कहते हैं यार नज़र लग गई है, लग गई, वो मैं नहीं मानता। मगर उन 2 सालों की जो मेरी मेहनत थी वो कारण वही था कि वो आत्मग्लानि जो मैंने गलती की थी उसकी आत्मग्लानि के कारण मैं उसमें लगा हुआ था। फिर मदर जब एक्सपायर हो गए तब तो वो पहली बार ऐसा था कि मेरी पूरी ज़िंदगी के अंदर मैंने अगर भगवान से शिकायत की या मुझे लगा कि ये क्यों दिया, तो वो उस समय दिया। फिर जब काम तो करना ही था, काम तो फिर भी करते रहे। पता है कि यार काम करने के बाद जब रिकग्निशन मिली इस चीज़ की, मेरे काम को सराहा गया, तब फिर कभी महसूस हुई कि कम से कम यहाँ तक तो रहते हो। हाँ, वो देख पाते, तो ये रहता है। पर अच्छा है वो कहीं ना कहीं से तो देखिए, बिल्कुल देख रहे हैं, बिल्कुल। और उनका आशीर्वाद ये कि हम बढ़ते जा रहे हैं। प्रवीण जी, एक मैं ये मेरे मन में ये सवाल आपसे नहीं पहले से था, मैं चाह रहा था आपसे पूछूंगा। आप दोस्तों, मैं उन लोगों के बारे में राय जानना चाहूंगा। ऐसे लोग बहुत हैं समाज में, देश में हमारे, जो मतलब कि जिस तरह से प्रवीण जी अपनी जीविका चला रहे हैं, जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, उसमें भी वो लोग इनके साथ धोखा करने से नहीं बचेंगे। मेरे साथ, इनके साथ, सबके साथ करेंगे। यानी कि जो, अब मैं प्रवीण जी समझ रहे मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये बात ये है कि जो ये पेपर निकालते हैं, जो भी इनका बिजनेस है, उसमें जो एग्जैक्टली आपका जो अमाउंट पे करना है या जो भी सपोर्ट है, उसमें भी वो लोग गेम खेल जाते हैं। प्रवीण जी, ऐसे लोगों को कोई नाम मत लीजिए, कोई डायरेक्ट संदेश दीजिए ताकि दूसरे लोगों को अकल आ जाए कि कम से कम इस तरह से धोखा ना किया जाए। नहीं, ये तो है ही है। हम कहते हैं कि भाई सभी अच्छा मीठा मीठा मिलता रहे या डायबिटीज है ना। तो कड़वा मिला है, अच्छा है, वो मिलना भी चाहिए, ऐसा नहीं है। पर ठीक है, अगर थोड़े कम मिलते तो बार चालू रहता। हाँ, वो इच्छा थी कि एक बार चलता रहे लोगों को इसकी। मैंने कईयों कहा भी, मैंने कहा आप चला लो, कोई नहीं, मैं सपोर्ट मैं कर देता हूँ, मुझे कोई फ़ायदा इससे चाहिए नहीं। मैं तो ठीक है, फिरोजी जैसे लोगों को पसंद आ गया है तो इसको बंद नहीं होना चाहिए। पर वो नहीं हो पाया, तो थोड़ा बहुत गम तो रहता ही है उसका। और कुछ सपोर्ट कईयों ने किया भी, बहुत सपोर्ट किया, ऐसी बात नहीं है कि सपोर्ट ना किया हो। यहाँ पे
थानवी जी उन्होंने तो कंप्यूटर ला के रख दिया था, प्रवीण जी यार आप तो इसको चलाते रहो बस, पर हर महीने 10,000 का खर्चा जो है वो कौन। और अब मेरी तो हालत ये थी कि जो कुछ था वो तो सारा इलाज में ख़त्म, और यहाँ तो रोटी कमानी है, और उसमें ये अखबार का जो है पर ठीक है, अच्छा है, होना चाहिए जब तक ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। इससे निकल जाता तो अच्छा था। अभी कोशिश में हूँ कि इसका भी कोई ना कोई रास्ता निकलना चाहिए। तकलीफ तो उन लोगों के लिए किसी तरह की कोई ग्लानि है, गुस्सा नहीं है? नहीं, कोई गुस्सा नहीं है, वो जरूरी है। जरूरी है। हाँ, जरूरी ये सोच, ये ही सोच लाइफ में आगे लेके जाती है कि जो आपके साथ बुरा करे उसके साथ भी आप अच्छा व्यवहार करो, और जो अच्छा है उसके साथ अच्छा रहना ही है। प्रवीण जी, आपने अपना राम ने भी रावण को जब मारा तो लक्ष्मण को बैठाया उसके पास, तो इससे शिक्षा कुछ ना कुछ तो मिलेगी। और रावण नहीं होता तो राम भी नहीं होता सर। ये बात भी सही है। तो बुरा ही है वहाँ अच्छा ही भी है, तो बुरा ही होना जरूरी है, बैलेंसिंग जरूरी है लाइफ में। प्रवीण जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, हमारे चैनल को दिया, हमारे श्रोताओं को, आपने दर्शकों को बताया कैसे, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करेंगे। और साथ ही साथ हम ये प्रार्थना करेंगे कि आप जो है, जो आपकी कंडीशन उसमें और अच्छा इंप्रूवमेंट हो, ताकि आपको इजीनेस रहे लाइफ में और आगे तरक्की मिले। और ए आर रहमान से भी ज़्यादा मैं चाहता हूँ, मेरी पर्सनल इच्छा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आपको रिकॉग्निशन मिले। स्टेट लेवल ने तो मुझे नॉमिनेट किया था नेशनल लेवल के लिए, और सही बताऊं तो अब तक मैं प्रॉपरली मैंने फॉर्म भर ही नहीं पाया। अरुण माथुर हैं, डॉक्टर अरुण माथुर, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। पेपर न्यूज़ चालू करना था मेरा, तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आप जी करो। मैं कहता था कि मेरा काम नहीं है, जनपद चलता था यहाँ पे, उसका काम करता था मैं, टाइपिंग का, डिज़ाइनिंग का। पर जब अपन ने तो कॉलेज भी पूरी नहीं की थी और अपने लाइन का था ही नहीं, मगर उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया कि चलाओ आप, मैं बैठा हूँ पीछे। हालांकि करते कुछ नहीं थे, वो मेरे को कह देते थे, अपना एक वो देते थे, और कई जगह बताया भी ये गलत चल रहा है, अपन इसको सही कर लो। तो उन्होंने ही ये नॉमिनेशन मेरा भरा। और हर बार स्टेट लेवल से मेरा जब हुआ, मुझे प्रेसिडेंट से मुझे सराहा गया, तो उस समय भी उन्होंने ही भरा था नॉमिनेशन, उन्होंने भेजा। तो अभी भी कहते हैं कई बार जी ये आपका भरता हूँ मैं मना करता रहता हूँ। तो अच्छा तो लगता है ये सब चीज़ें हुई है, और उनका बहुत सपोर्ट रहा है, उनको मैं हकीकत समझता हूँ, कई बार सोचता हूँ वो गॉडफादर है। तो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। मैंने बुक में पूरा लिखा है उनके लिए, और आज रोज़ भी आते हैं। आज भी मैंने जब कहा यार प्रवीण जी बधाई, उनको ज़रूर बताता हूँ मैं ज़रा तो ठीक है, अच्छा है, लाइफ बहुत बढ़िया, और होनी भी चाहिए सर। जैसे मैंने आपको बताया, मदर कहती थी वो जवानी के जिसकी कोई कहानी ना, जिसकी कोई कहानी, उन्होंने कहानी लिख दी, तो ठीक है, जैसी है वैसी है, पर है नहीं, लिखी अच्छी तो है, बेहतरीन बनी तो कहानी है, तो बननी चाहिए। मेरा तो यही मानना, युवाओं से भी यही कहना है, कहानी जरूर बना लेना यार अपनी, ऐसे ही बंद निकल पड़ना कहानी जरूर बनाना। बहुत अच्छी बात कही प्रवीण जी ने कि कहानी होनी चाहिए, हर जीवन की एक कहानी हो, ताकि वो आने वाले समय में और युवाओं को आने वाले समय को इंस्पिरेशन दे, प्रेरणा दे, ताकि हम जैसे हम गांधी जी से सीखते हैं, जैसे हम बड़े बड़े लोगों से सीखें, तो प्रवीण जी का भी साथ है, उनका जो इंस्पिरेशन हमें मिला, और इन्होंने किस तरह से लाइफ को आगे लेके और आगे चल रहे हैं, हमें सपोर्ट दे रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा है। और हम चाहेंगे कि और सपोर्ट मिले, क्योंकि सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने कीमती समय दिया उसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।